हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा 2022-23 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस या बोल सकते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके लिए प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है? तो एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का हिंदी का आता है। 15 मार्क्स का हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आपको हल करना रहते हैं। ठीक है, तो हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैंने सिलेबस भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का है उत्कृष्ट विद्यालय का जो परीक्षा का सिलेबस है वो भी इस चैनल पर डला हुआ है। और बहुत सारी और भी वीडियो हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारी इस वीडियो अच्छे से दी हुई है, पर्यावरण की बनी हुई है, विज्ञान की बनी हुई है, इंग्लिश की बनी हुई है, और परीक्षा कब होगी और क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का आएगा, सा सब कुछ जानकारी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाना और उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और भी आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। ओके, तो देखो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अब हम 3-4 दिन कंटिन्यू हिंदी के विषय ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सुबह 8 बजे, कितनी बजे? सुबह 8 बजे आपको वीडियो रोज़ मिल जाया करेंगी। ठीक है, या तो आप उसको क्लास समझ लो कि आपकी क्लास लग रही है ना। और तो आपको सुबह 8 बजे रोज़ हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना, क्योंकि उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है, और वो स्कूल बहुत अच्छा है, एक्सीलेंस स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। उसमें हमारी जो स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल के लिए सुविधा मिलती है गर्ल्स के लिए भी, और स्टडी भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पर हमारी, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, यदि मेरी सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है और मैं उसको अटेम्प्ट भी किया है मैंने उस स्कूल में। ठीक है, उस स्कूल में मैं गया भी हूँ। ठीक तो ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप इनको यदि आपको करना है तो अच्छे से कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। आपको पता ही होगा कि हमारी एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम हमारी है 13 मार्च को, एग्ज़ाम है हमारी 2022 में 13 मार्च को हमारी एग्ज़ाम है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? अभी हमारे पास बचे हुए हैं 17 डेज़ बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 17 डेज़ बचे हुए हैं। तो आप प्लीज़ आप समय बर्बाद मत कीजिए। यदि आपको स्कूल में जाना ही है स्कूल में, तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी एक चैनल सेलेक्ट कीजिए और उसकी अच्छे से पढ़ाई आप कीजिए। ठीक है, एक एक अलग अलग सब्जेक्ट की कीजिए। और मैंने इसका सिलेबस भी डाल रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। आपको और कोई भी कुछ भी पूछना हो, आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं दूंगा आपको आंसर। जो भी आपको पूछना है इस परीक्षा रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बनते हैं या आपके अंदर जो भी डाउट आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसको प्लीज़ अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, सभी को ये शेयर कीजिए प्लीज़, है ना। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, करें। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी है ना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दूंगा। मैं आपकी 12 मार्च तक, कहाँ तक? 12 मार्च, 13 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है ना, तो मैं 12 मार्च तक आपको पढ़ाऊँगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहूँगा, अच्छे अच्छे। तो आपको मैं 12 मार्च तक पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाऊँगा, मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ बीच में। ठीक है, तो प्लीज़ आपका भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो उपसर्ग क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ, यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो देख लेना। जैसे उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे यहाँ पर अभी क्या है, उपकार है, पढ़ाई है, अपनापन है और लाभदायक है। तो अब इसमें उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ है उपकार। तो ये कैसे है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं उप और देश, क्या लिखते हैं हम, उप और देश, क्या लिखा हमने, उप और देश लिखा। तो यहाँ पर जो उप है यदि इसको हम हटा हटा दें तो कोई एक अलग वर्ड बचता है कि, हाँ बचता है ना, क्या बचता है, देश बचता है। तो ऐसे ही यदि हम उपसर्ग को हटा देते हैं और एक अलग शब्द बनता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। मतलब जो ये उप है ये क्या है, एक उपसर्ग है। क्यों है, क्योंकि देश एक अलग शब्द बनता है, देश मतलब हमारी कंट्री, भारत देश बन रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है ना। तो ऐसे यदि इसका अर्थ निकले तो हम बोलते हैं कि उपसर्ग है, और यदि नहीं निकले तो फिर वो उपसर्ग नहीं है, फिर ये उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आगे लगते हैं शब्द के, जैसे ये उप आगे लगा हुआ है, ठीक है, किस शब्द के आगे लगा हुआ है, देश जो शब्द है उसके आगे लगा हुआ है। जो आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगते हैं शब्द के उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ पे हम लाभदायक को भी शब्द बता सकते थे, सॉरी उपसर्ग बता सकते थे क्या, लाभदायक को नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि लाभ को यदि हम हटा देंगे, लाभ को मान लो हम उपसर्ग मान लें, तो दायक क्या होता है, दायक तो कुछ भी नहीं होता है। दायक आपने कभी सुना क्या हिंदी में, नहीं सुना है ना। तो दायक कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से फिर लाभ को हम उपसर्ग नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब अलग कोई वर्ड निकलेगा ना तो फिर उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी हम उप को हटा दें, यहाँ पे जो उप है ना, ये उपकार लिखा है यहाँ पर, तो इसको उप को हटा दें तो कार एक शब्द बनता है। कार एक शब्द जैसे चमत्कार, नमस्कार, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो बनते हैं, ठीक है। तो उप, ये कार एक अलग शब्द बन, जैसे कार मतलब हम गाड़ी समझ सकते हैं, जो कार होती है वो, है ना, ये अंग्रेजी वर्ड हो जाए कार, ठीक है। तो इस तरह से इसका मतलब हमको अर्थ निकल रहा है, कार का एक अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इसको उप को क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम कौन सा है। तो अर्धविराम जिसके ऊपर डॉट लगा होता है ना, वो अर्धविराम है, ठीक है। अर्धविराम हो गया। अब ये अर्धविराम हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, ये डॉट हो गया, डॉट, है ना, क्या हो गया, डॉट, जो हम डॉट लगाते हैं, बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ये अर्धविराम हो गया, ठीक। ये अर्धविराम और ये अल्प विराम हो गया, ठीक है। फिर से सुनना, ये पूर्ण विराम, ये अर्धविराम और ये अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। तो विराम चिन्ह देखो, अल्प विराम मैंने अभी आपको बताया था, निर्देशक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है। निर्देशक मतलब ये डैश जो बोलते हैं हम, जैसे डैश लगाते हैं, है ना, जैसे ये लगा देते हैं डैश, ये इस तरह से जो लगाते हैं ना डैश, वो निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्प विराम भी होता है चिन्ह, अल्प विराम मतलब कॉमा, अवतरण चिन्ह, अवतरण अलग होता है, अवतरण अलग होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह विराम चिन्ह नहीं है, ये विराम चिन्ह नहीं है, जबकि ये सारे क्या हैं, चिन्ह तो है ये, लेकिन विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम भी है, निर्देशक चिन्ह भी है, पूर्ण विराम भी है, लेकिन अवतरण विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। आप और भी कुछ, यदि आपको कुछ लगता है, यदि मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही हो, है ना, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि आपके सर टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं उन्होंने यदि उन अलग बताया है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है या मुझसे कोई गलती बताने में हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक, बिना हेजिटेशन के आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ता हूँ,
क्या बोला मैंने? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना। मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये को ले लेते हैं अच्छा, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। क्या? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं जो है वो क्या है? उद्देश्य है। मैं क्या है? उद्देश्य, सब्जेक्ट है। और विधेय क्या है? विधेय क्या हो जाएगा? विधेय हमारा पुस्तक पढ़ना, ये जो पुस्तक पढ़ना है ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, वैसे ही उद्देश्य और विधेय, मतलब किसी वाक्य में दो चीज़ें होना जरूरी है। क्या? एक तो उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। तो वाक्य किन से मिलकर बनता है? उद्देश्य और विधेय से, है ना। शब्द से तो मिलकर बनता ही है, शब्द तो है ही सही कि शब्द, वाक्य किससे बनता है? शब्दों से मिलकर बनता है। लेकिन यदि और पूछा जाए कि वाक्य किन से मिलकर बनता है, तो उद्देश्य और विधेय से, मतलब सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से। इंग्लिश में बोले तो हम सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से, है ना। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं है ना। आपको अच्छा, आप ऐसे पढ़ लो स्पीड में, मान लो, है ना, स्पीड में आप कैसे पढ़ लेते हो कि किस शब्द में आवा प्रत्यय है, ये नहीं देखते हो। तो ये गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं जो बीच में नहीं लिख देते हैं, और हम नहीं पे ध्यान रखते ही नहीं है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय है। हम ऐसे देख लेते हैं, पर हमको ध्यान रखना है बिल्कुल शांति से, ठीक है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो क्या नहीं है? देखो, दिखावा में है, नहीं है। किसमें नहीं है? बुलावा में, लावा में, चढ़ावा में। तो किसमें नहीं है प्रत्यय? देखो, बुलाना, तो बुलाना, देखो अगर हम भूलावा, तो यहाँ पे लिखा है भूल, तो यहाँ पे भूल होता है एक वर्ड जो हम कुछ भूल जाते हैं। दिख, दिख भी एक शब्द है ना। दिख, यदि हम आवा हटा दें तो दिख भी एक शब्द है ना। चढ़, तो चढ़ भी एक शब्द है। लेकिन देखो, ला एक शब्द नहीं, लाना वो अलग होता है, वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे वा, यदि हम आवा हटा दें, ये जो आवा है ये प्रत्यय हटा दें यहाँ से, आवा ये इसमें से, लावा में से, तो यहाँ पे ल जो कोई शब्द नहीं बनता है, ल कोई शब्द नहीं बनता है ना। तो हम इसको प्रत्यय नहीं बोलेंगे, इसमें कोई शब्द ही नहीं बन रहा है। जबकि सभी में क्या बन रहा है? शब्द बन रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो शब्द का अर्थ जब हम प्रत्यय हटा दें, उसके बाद शब्द का एक अलग अर्थ होना चाहिए। जैसे दिखावा में मैं हटा दूं आवा, हटा दूं, हटाया मैंने तो क्या बन गया? दिख। क्या बन गया? दिख या दिखा, है ना। दिख ही ले ले तो दिख, मतलब कहने का मतलब कुछ दिख रहा है या दिखना, है ना। इस तरह से कुछ वर्ब बन रहा है ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आवा प्रत्यय किसमें नहीं है? तो लावा में प्रत्यय नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो किसकी है? भारोपीय की। भारोपीय की भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय की परिवार की भाषा है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही आएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही आए, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकता है ना। ऐसा नहीं है, आ भी सकता है। क्या? शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कृपा या क्रिया या कृप या कृपा। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? कृपा, है ना। कृपा शुद्ध शब्द है। जिसे आप मुझे जो आशीर्वाद है ना वो लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आशीर्वाद एक शुद्ध शब्द लिख के बताना कि आशीर्वाद को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। शुद्ध शब्द लिख के बताना आशीर्वाद, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2021 में और 20 में भी पूछा गया है कि आशीर्वाद का शुद्ध शब्द लिख के बताना कि आशीर्वाद को हम कैसे लिखते हैं ना। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। तो आप आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। निम्न नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, ऐसे क्वेश्चन तो 100% हैं, 101% आने ही है, ठीक है। देखो
निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस में लगा हुआ है? देखो सागर, जादूगर, नगर। तो देखो सागर में से गर हटा दें हम, गर, ये जो गर लिखा है ना ये हटा दो, तो सा कुछ भी नहीं होता है। सा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन देखो गर हटाओ यहाँ से, गर, जादूगर में से गर हटा दो तो जादू, जादू एक शब्द है। जादू को हम हिंदी में चमत्कार भी बोलते हैं, चमत्कार। तो ऐसा, तो इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो यही तो पूछा उसने हमसे, क्या पूछा? किस शब्द में प्रत्यय है? तो जादूगर में है, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो क और अ, आधा क और प्लस अ से मिलकर बना है। तो आप ध्यान रखना, कोई सा भी शब्द क ख ग ण त थ जितने भी होते हैं व्यंजन, जितने भी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में, वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं? उनमें प्लस अ तो लगता ही है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ग वर्ण किसके योग से बना है? जो ग है वो किसके, ग वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो आप क्या बताओगे? ग ऐसे लिख दोगे और ये लिख दोगे अ। आ रहा है समझ में? जो ये हलंत होता है ये क्या होता है? ये हलंत जो है ये हमको बताता है कि जो ये ग लिखा है ये आधा लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो सारे वर्ण, सारे जो वर्ण होते हैं व्यंजन वो हाफ ही होते हैं, आधे ही होते हैं। उसमें अ जोड़ दिया जाता है तो वो पूरा ग बन जाता है। जैसे ग, तो अ आ रहा है इसमें, तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो सारे वर्ण आधे ही होते हैं, सब में क्या जोड़ते हैं? हम अ जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, शानदार है, बहुत बढ़िया है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, पाली पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से? तो कहाँ से हुआ है? कहाँ जन्म हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से। ये भी भाषा है, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो अपभ्रंश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जो स्पर्श करके बोले जाते हैं, मतलब होठ से, है ना, होठों को स्पर्श होते हैं, है ना, पूरी तरह से, वो कितने व्यंजन हैं? तो वो 25 व्यंजन है। कितने हैं? 25 व्यंजन है। ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? मैं आपसे कितने होते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और नहीं पता है तो ये भी लिख दीजिएगा कि मुझे नहीं पता है ना, ऐसा भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि, है ना, ज़रूर करना, शर्माने की कोई बात नहीं। देखो हम सीख रहे हैं, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो बिल्कुल आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप बोल देना मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं उसमें राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, और आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, तो लिख देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, ये बताना। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, कि उनकी संख्या बताना है कितने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। निम्न वाक्यों में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखो, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, या सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, या फिर नेता जी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जहाँ पे है कि आता है ना, वो मिश्रित वाक्य तो होता ही है ना। यदि ऐसा रहा कि उसे वह जाता लेकिन ऐसा हो गया, है ना, तो ऐसा जब जब जैसे ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये अगले वाले पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? डिपेंड मतलब निर्भर कैसे? जैसे सेठ जानता है तो आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि यार क्या जानता होगा, है ना, तो आप बोल दोगे नौकर ईमानदार है ना, मतलब सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, जो आज जैसे यहाँ पे लिखे हम, चोर को देखकर, तो चोर को देखकर तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता, कोई चोर को देखा भैया, बस हो गया, चोर को देखा सिपाही ने, बस ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे सेठ जानता है ना, कि नौकर ईमानदार, तो ऐसा आता है कि, या फिर लेकिन आता है ना, परंतु आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, वो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है,
देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। क्या? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो वह कौन सा व्यक्ति है? अब भैया वह कौन सा व्यक्ति, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि आगे क्या बोला जा रहा है और क्या बोला जाएगा। जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, है ना। तो मतलब कहने का मीनिंग है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और, मैंने एक बात आपको थोड़ी सी गलत बताई है, वो मैं फिर से उसको सही करने की कोशिश करूँगा, है ना। जिसे लेकिन आता है, क्या आता है? लेकिन आता है, परंतु आता है, परंतु आता है ना, परंतु आता है, किंतु आता है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उससे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है ना। तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संयुक्त वाक्य, याद रखना है ना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक्य रचना, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये दे रखे हैं यहाँ पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मोबाइल से याद नहीं रहेगा, है ना। यदि आपको आगे भी अच्छे से पढ़ना है, आगे 9, 10, 11, 12 यदि आपको आगे अच्छे से पढ़ना है, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि आपको ये आगे भी बहुत काम आएंगे। 9th में भी काम आएंगी, 10th में भी काम आती है, 11th 12th में भी काम आती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस यहीं तक एग्ज़ाम क्लियर कर लो बस हो गया, नहीं, आपको आगे तक भी काम आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो सरल वाक्य क्या होता है, जैसे मैं आपको सरल वाक्य का एग्जांपल दूं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। जैसे इसमें मैं क्या है? मैं उद्देश्य, उद्देश्य क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ, तो ये विधेय है। ये क्या है? विधेय है, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, बस छोटा सा सेंटेंस रहेगा कि जो व्यक्ति वो क्या करता है, बस इतना सा रहेगा। मैं चलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है? मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन गाना भी गाता हूँ, है ना, सिंगिंग भी करता हूँ, ऐसे ये संयुक्त वाक्य होगा, है ना। मैं वहाँ जाना चाहता था, उसने मना किया, है ना। मैं वहाँ जाना चाहता था, उसने मना किया। तो यहाँ पे हम मिश्रित वाक्य कर देंगे। लेकिन जैसे लेकिन आ जाता है ना, क्या आ जाता है? लेकिन, किंतु, परंतु आ जाते हैं ना, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो कौन सा है? वो है, कौन सा है? वो है पूर्ण विराम। वो क्या है? पूर्ण विराम जो है वो किस भाषा से नहीं लिया गया है? वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चिन्ह का नाम क्या है। जो ये चिन्ह मैं आपको बना रहा हूँ ना, ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह का नाम क्या है? मैंने 3 बार बना दिए हैं, ठीक है। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो इस चिन्ह का आप मुझको हिंदी में नाम बताइएगा, ये किस का चिन्ह है। मैं, ये तो आपको पता है ना। जैसे ये डंडा खींचा मैंने या ये खींच दिया, तो ये क्या है? पूर्ण विराम है। तो इसके नीचे यदि हम बिंदी लगा देते हैं, है ना, बिंदु लगा देते हैं, तो ये कौन सा चिन्ह होता है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा, ओके, भूलना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन तो देखो 100% है। दो, है ना, दो, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस प्रकार के। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो देखो नीर, क्या हो जाएगा? नीर, धन, वाह। वाह मतलब बहुत अच्छा, वाह बोलते हैं वाह वाह,
ऐसा करते हैं ना, वाह वाह, तो बहुत अच्छा, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मीनिंग निकल रहा है क्या? बिल्कुल इसका मीनिंग निकल रहा है। तो नीर क्या हो जाएगा हमारा? जो नीर है वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ, देखो, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग? तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रत्यय है या नहीं है? तो इस शब्द को हम पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा हमें। प्रत्यय की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? प्रत्यय। प्रत्यय किसे बोलते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं, है ना। जैसे ये तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ल कोई प्रत्यय थोड़ी होता है। यहाँ पे क भी कोई प्रत्यय नहीं होता है। लख कुछ प्रत्यय नहीं होता। प्रत्यय यदि हम निकाल दें, जैसे यहाँ क निकाल दूँ, यहाँ से मैं यदि क निकाल दूँ तो अल क्या कोई शब्द है क्या? नहीं है, कोई शब्द नहीं है अल, है ना। जैसे यहाँ से पू, ये पुल लिखा है तो पुल, तो यदि मैं पू को हटा दूँ, है ना, पू को ही हटा देता हूँ, चलो क्या हटा देता हूँ? पू को। ये पू हटा दिया और ये लक अलग कर दिया। तो बताओ, ये लक पीछे लगा है तो ये प्रत्यय है क्या? लक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पू कोई शब्द नहीं है। पू कोई शब्द रहता तो हम बोलते कि ये जो लक है ये क्या है? प्रत्यय है। तो यहाँ अब देखना ये वाला वर्ड, देखो मैं लिखूँ धन, धन, धन धन प्लस मतलब इक, इक। अब देखो धन धन मतलब धन धन मतलब धन प्लस इक, तो धनिक हो गया। क्या हो गया? धनिक। अब ये मुझे कैसा पता चला कि यहाँ पे ई ही लूँगा? क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना। तो इस वहाँ से बताया मैंने। तो यहाँ पे देखो इक, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि धन एक शब्द बन रहा है जिसका मतलब होता है पैसा, संपत्ति, है ना। ये ऐसे समझना, क्योंकि ये आएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे जो आएंगे ही सही एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो, यथार्थ में संधि। यथार्थ में संधि कौन सी है? तो यथार्थ में संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ। याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम या कोर्ट। तो उद्गम क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। उद्गम, उद्गम क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तत्सम क्या होता है? तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, संस्कृत आपने पढ़ी होगी, संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। वो जो तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं? जो तद्भव होते हैं ना, वो संस्कृत के ठीक किए हुए शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं संस्कृत दुग्ध, ये दुग्ध है ना, ये संस्कृत शब्द है। ये जो दुग्ध लिखा है ये इसका मतलब भी दूध ही होता है। तो ये संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको ठीक क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा ठीक ये कर दिया, दूध कर दिया। क्या कर दिया? दूध। तो ये जो दूध है ना, ये क्या है? तद्भव है। और ये कौन सा शब्द है? ये तो संस्कृत है ही सही। जो दुग्ध है ना, जो दुग्ध है, ये कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है ये दुग्ध। और ये कौन सा हो गया? तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? सॉरी, तद्भव क्या होते हैं? जिनको संस्कृत शब्द में सुधार करके बनाया जाता है। इसमें ग हटा दिया इनने और क्या लिख दिया? केवल दूध। तो ये हो गया तद्भव, ठीक है। तो आप तो एक लाइन में याद रखो कि जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो संस्कृत शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, उसमें सारे संस्कृत के शब्द आते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव जो संस्कृत से उठाए गए हैं। जैसे ये दुग्ध संस्कृत से उठाया उन्होंने, कहाँ से उठाया? संस्कृत से उठाया, है ना ये। फिर लेकिन उसको किस में बदल दिया? ग हटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे हटाए गए हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे अन्न, तो अन्न क्या है? अन्न क्या है? अन्न तत्सम शब्द है, लेकिन अनाज क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो यहाँ पे क्या? उद्गम। देखो उद्गम आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो संस्कृत शब्द होते हैं ना, वो कटे पीटे होते हैं। कटे पीटे मतलब उनमें आधा अक्षर होते हैं, आधे आधे, ठीक है। तो यहाँ पे उद्गम क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, उद्गम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं।
देखो फ्रेंड्स, नीचे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? देखो क्रिया दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया? सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और एक और होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने लिखा राम पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है पत्र? राम लिखता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो कौन जगवाता है? मैं जगवाता, मतलब मैं मतलब सब्जेक्ट है ना। तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। गेहूं पीस रहा है, इसमें कौन पीस रहा है पता ही नहीं चल रहा कौन पीस रहा है। तो जिसमें सब्जेक्ट ना हो, उद्देश्य ना हो, तो वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया वो होती है। लेकिन मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो कौन हंसा रहा है भैया? मदन हंसा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन गेहूं पीस रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है जो समूह को बताती है? जैसे मिठास, सोना, या इनमें से कोई नहीं। जो समूह को बताती है, आपको समूह पता चलता है कि भैया एक समूह होगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ विद्यार्थियों, है ना, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे थोड़े विद्यार्थी होंगे, 4-5 तो होंगे ही सही, है ना। इस तरह से तो यहाँ पे भी जैसे मैं बोलूँ मैंने बोला सभा, तो यहाँ पे सभा क्या है? बहुत सारे लोग, एक समूह का हमको नॉलेज हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि एक समूह होगा, है ना। ऐसा शब्द जिससे हमको पता चले कि बहुत सारे समूह, जैसे घोड़े, मैंने बोला घोड़े, है ना। तो अब आपको पता चल रहा हो कि बहुत सारे घोड़े होंगे, 4-5-10-15-20 जितने भी होंगे। तो इस तरह से ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसा शब्द जिससे हमें समूह के बारे में पता चले, तो वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए कि वाक्य में कौन सा अशुद्ध है, कौन सा क्या है? अशुद्ध है। तो राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अशुद्ध, वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। वक्ष पर सांप लौटने लगे, ठीक है। ये अलग क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से किस शब्द में हलंत, हलंत मतलब ये जो हलंत लगाते हैं ना हम, जैसे हलंत जो ये लगा हुआ है, ये यहाँ लगा है, इनको, इसको क्या बोला जाता है? हलंत, ठीक है। तो हलंत संबंधी अशुद्धि बताओ। अशुद्धि नहीं है ना, अशुद्धि किसमें नहीं है? तो बुद्धिमान में अशुद्धि नहीं है, ये राइट है। बुद्धिमान, ऐसा नहीं बोला जाए बुद्धिमान, ऐसा नहीं बोलते, बुद्धिमान मतलब थोड़ा सा हटा दे, वहीं अन्ना को थोड़ा हल्का बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलंत वाला राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धि किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, जबकि इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श कौन सा व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? क्या है? अल्प विराम है। तो ये क्या है हमारे पास? अल्प विराम है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अल्प विराम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जस दूल्हा बन, क्या है नेक्स्ट? जस दूल्हा बन तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? सभी साथी एक जैसे दिखना, एक जैसे होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य बताइए? संयुक्त वाक्य बताना है हमको, है ना। क्या कौन सा संयुक्त वाक्य हमको बताना है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कौन सा मिश्रित वाक्य है कि, है ना। गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा, ये भी मिश्रित वाक्य है। वह खाना खाकर सो गया,
वो खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य हो जाए। उसने खाना खाया और सो गया। तो एक बात और ध्यान रखना, जिसमें और आता है, क्या आता है, और आता है, लेकिन आता है, परंतु आता है, किंतु आता है, वो सारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सुनो तो कमाल कर दिया, वाक्य है, कौन सा है, विस्मयादिबोधक। तो ये जो अरे है, यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि विस्मयादिबोधक वाक्य है, ये विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य है। तो ये हमको इस तरह से पता चला, इस चिन्ह से, जो यहाँ पे जो चिन्ह है, साइन है, इससे। यदि ऐसा किसी भी वाक्य में आता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में यदि ये चिन्ह आता है, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। ऐसा चिन्ह आया, कहीं पे भी आ गया, ओ वाह क्या बात है, जैसे बोला हमने वाह क्या बात है, ये वाक्य, सॉरी, ये चिन्ह कहाँ पे लगते हैं, ये आप वो थोड़ा सा और समझ लो। ये चिन्ह कहाँ लगते हैं, जहाँ पर कोई आश्चर्य की बात हो, या कोई सरप्राइज देना हो, या कोई बड़ी बात बतानी हो, क्या बात है, वाह, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या आता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक है, कैसा होता है ये मैं आपको बार बार बनाकर बता रहा हूँ। ठीक, जहाँ पर आश्चर्य की बात हो या कोई सरप्राइज देना हो, वहाँ पर ये चिन्ह हम लगाते हैं। तो वहाँ पर जो जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ये चिन्ह आता है, उस वाक्य को क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक। नीचे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो आव, बह, बह मतलब बह, राम की किताब बह गई, बह गई। तो देखो, बह धन आव, बह धन आव, क्या हो जाएगा, बह धन आव, बहाव हो जाएगा। तो ये बहना एक शब्द बन रहा है, मतलब राम की किताब बह गई, तो बह एक शब्द है। तो आव को हम क्या बोल देंगे कि ये प्रत्यय है। ओके, क्या बोल देंगे, ये प्रत्यय है, आओ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आओ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, पूछा जा सकता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखना, ये यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है पाठशाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, तो से। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, से। जैसे माँ से मैंने कहा था कि वह घर जाए, माँ से मैंने कहा था कि वह घर जाए, इसमें कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान। कैसे, क्योंकि उसमें से आ रहा है, क्या आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस और बोलूँ आपके सामने कि रवि को मैंने रवि को मैंने कल रवि को मैंने कल किताब दी थी, रवि को मैंने कल किताब दी थी, है ना। तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें को आएगा, कर्म को, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्म को। तो यहाँ पे कर्म को आएगा, अपादान से आएगा, इसे याद रखना, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, वहाँ पे हमको पता करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म को होता है, अपादान से होता है। वाक्य वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, जो अशुद्ध है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तब ये कोई वर्ड थोड़ी बन रहा है, तो तुम्हारी पुस्तक क्या होता है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो तुम्हारी, इसमें कोई सेंटेंस होता ना पीछे, तो हम बोलते कि ये राइट होता, लेकिन इसमें तो तुम्हारी पुस्तक, क्या कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका। नेक्स्ट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि बताइए। तो अयाधि संधि, कौन सी संधि है, अयाधि संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि थी, कौन सी संधि थी यथार्थ में, दीर्घ संधि थी, है ना, अभी हमने किया। तो ये आपको संधि सारी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यथार्थ में संधि थी दीर्घ संधि, याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, आप देखो, कौन सा, अनाधिकार, ये भी सही है, इसमें सही मात्रा सब लगा हुआ है। अनुकूल, अमरूद या स्थान। तो अनुकूल में जो कूल है ना, उसमें बड़े ऊ की आती है, कौन सी आती है, बड़े ऊ की, लेकिन इसमें छोटी ऊ की लगी हुई है, तो ये अशुद्धि है, इसमें इसमें ये अशुद्धि है। ठीक है,
उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कैसा है? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे की आया। तो आप ध्यान रखना, जहाँ पे की आ जाए, है की आ जाए या की आ जाए, छोटी की, बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटी की आ जाए दो सेंटेंसों के बीच में। जैसे उसने कहा एक अलग सेंटेंस है, मैं घर जाऊंगा ये दो अलग अलग सेंटेंसों के बीच में यदि की आ जाए तो आंख मीच के आप लगा देना कौन सा? मिश्रित वाक्य। कौन सा लगा देना? मिश्रित वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट है, जाके पाँव न फटे बीवाई सो क्या जाने पीर पराई, का अर्थ क्या है? ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल पूछे जाते हैं। जाके पाँव न फटे बीवाई सो क्या जाने पीर पराई। पीर पराई बिल्कुल सही है। क्या है इसका आंसर? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसके ऊपर ऊपर बीतती है ना वही जानता है ना? है ना? बिल्कुल सही बात है। समय की कीमत कौन जानता है? जब विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठता है, परीक्षा में बैठता है, तभी उसको समय की कीमत मालूम पड़ती है ना? है ना, कि समय क्या होता है। ठीक है, यदि उसको सब याद है तो, है ना, तो वो समय का बहुत मतलब समय को वो ज़्यादा अहमियत देता है। ठीक है, तो जिस पे बीतती है उसी को मालूम पड़ती है कि क्या है समय, है ना? तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका इस पंक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से विशेषण वाक्य कौन सा है? तो देखो, मिश्रित वाक्य तो ये भी है, जब मैं स्टैंड पहुँचूंगा तभी ट्रेन आएगी, ये भी है, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ये भी है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि विशेषण, विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहा हो, क्या बता रहा हो? साथ में विशेषता भी बता रहा हो। तो देखो, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही है, आपको एक नॉलेज मिल गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगर है। तो यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यही तो पूछा है हमसे, कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो हमारा हो जाएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रेस नहीं है, प्रेस नहीं है। ठीक है, प्रेस नहीं है, लेकिन और सो लोग, वर्ग, गण, ये सारे क्या समूहवाचक प्रत्यय हैं। ठीक है, समूहवाचक प्रत्यय हैं। जैसे प्रतिवर्ग, प्रतिलोग, है ना, सभागण, है ना, अतिथिगण, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रत्यय हैं, ये वर्ग, लोग, लेकिन ये प्रेस को कोई प्रत्यय नहीं है। देखो, ये मुहावरे भी आते हैं, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे मुहावरे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विरोध करने करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना। क्या होगा? सिर उठाना। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन तो 100% आना ही है एग्ज़ाम में, है ना? शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, है ना? तो क्या है, इसमें हमको बताना चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि किस में है? तो अंगना तो बिल्कुल सही लिखा है, दांत भी सही लिखा है, चांद भी सही लिखा है, लेकिन पहुँच कैसे लिखते हैं? पहुँच ऐसे लिखा जाता है ना? इसमें भी चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन यहाँ पर लगा नहीं है, तो ये अशुद्ध है। यही तो पूछा था, अशुद्ध पूछा था हमसे, तो अशुद्ध हमने बता दिया, अशुद्ध हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत मत्केय में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। याद रखना, मत्केय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? व्यंजन के प्रकार हैं। देखो नीचे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य में क्या आता है? और आता है। क्या आता है? और आता है, किंतु आता है, लेकिन आता है, ऐसे शब्द आते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आ रहा है? और, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है राम घर गया और उसने माँ को देखा।
तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। देखो इनमें से योजक चिन्ह सबको पता है योजक चिन्ह ये होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो योजक चिन्ह कहाँ लगता है, जैसे माता पिता, है ना। तो ये लगा। तो योजक चिन्ह किसका लोप होता है, लोप मतलब विलुप्त, ये किसका होता है, तो ये और का विलुप्त होता है। और इसकी जगह पे हम और भी लिख सकते, जैसे माता और पिता, माता और पिता। तो माता, फिर हम क्या लगा देते हैं, योजक चिन्ह, और फिर क्या लिख देते हैं, पिता, माता पिता। तो ये किसका लोप होता है, तो ये और का लोप होता है। ये भी नॉलेज वाली बातें हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किसका लोप विलुप्त है। किसको विलुप्त करता है योजक चिन्ह, ये और को विलुप्त कर देता है। किसको विलुप्त कर देता है, और, मतलब और के स्थान पे ये लगता है। किसके स्थान पे लगता है, और के स्थान पे। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं हम, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखो आंसू नहीं है संस्कृत शब्द, हाथी भी नहीं है, बारात भी नहीं है, लेकिन वर्षा जो है ना वो क्या है, संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना कि आंसू, हाथी, बारात ये कोई तत्सम शब्द नहीं है ना। ये कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है ये, तद्भव है। ठीक है, लेकिन जो वर्षा है ये क्या है, एक संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्या है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में, देखो पर, परा, देखो परा एक उपसर्ग है, ये पराजय में एक परा क्या है, एक उपसर्ग है। अप, ये अपवाद में अप उपसर्ग है, और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। तो किस में नहीं है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है ना, उपसर्ग नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये बिल्कुल राइट आंसर है, पुरह, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल पुरह, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुरोहित में उपसर्ग क्या है, पुरह। ठीक है, पुरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। तो गायिका बिल्कुल सही है, अनाथा, अनाथा, अनाथ, ये अनाथ होगा, अनाथा नहीं, कोई वर्ड नहीं बनता है, अनाथा, अनाथा नहीं है। गोपी, तो इसमें से जो नारी है ये नारी इस तरह से लिखा जाता है ना, नारी, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है नारी, नारियाँ, है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे नारी थोड़ा सा अलग वर्ड जा रहा है, मतलब उसमें छोटी की मात्रा लगी, बड़ी की आनी चाहिए थी, तो ये अशुद्धि इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाश कर देना, क्या कर देना, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है, तो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है पानी भरना। नाश कर देना, पानी में आग लगा देना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, तो पानी भरना। नाश कर देना मतलब इसका सही मुहावरा है, नाश कर देने का सही मुहावरे का अर्थ नहीं है ये क्या है, सही मुहावरा क्या होगा, पानी भर देना। सही पानी पानी भर देना, जैसे मैं बोलूँ, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पानी भर देना, पानी भर देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो नाश कर देना। पानी भर देना मुहावरे का क्या अर्थ है, नाश कर देना। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव, हाथ पाँव फूलना, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं पता हो तो ये भी लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। हाथ पाँव फूलना, जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, कि मुझे नहीं पता है,
या कुछ भी डॉट डॉट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपको नहीं पता है, मैं बता दूँगा, है ना। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखो, बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। तो इंसाफ़ी, इंसाफ आपने देखा होगा, इंसाफ, है ना। तो इंसाफ़ी ये भी एक शब्द है, तो बे क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा शब्द, है ना। बे एक अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं बेरहम, बेरहम, तो इसमें क्या है बताओ, बेरहम, तो बे क्या है, उपसर्ग है। क्यों, क्योंकि रहम मतलब दया, रहम मतलब दया, दया भाव, रहम। तो ये ऐसे कोई वर्ड इसका मीनिंग निकल रहा है हमारे पास, तो इसको हम बे को क्या बोल देंगे, उपसर्ग बोल देंगे। जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। क्या है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, मतलब मेल है। तो मेल कौन सा है, गिलास, या फिर अदालत, या ए और बी। तो अदालत नहीं है, अदालत मुझे जहाँ तक लगता है स्त्रीलिंग है। कौन सा है, स्त्रीलिंग है अदालत। ठीक है, तो गिलास क्या है, गिलास क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, मतलब मेल, मेल कैटेगरी में वो आता है गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। तो देखो, चीर क्या हो जाएगा, चीर धन आयु, क्या हो जाएगा, चीर धन आयु। इसकी हम संधि विच्छेद करें तो चीर धन आयु, तो चिरायु, है ना। तो यहाँ पे जो आयु उपसर्ग क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीर, क्योंकि आयु एक मीनिंग निकलती है जिसका मतलब होता है एज, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एज। तो यहाँ पे चीर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है ना। तो प्रत्यय है इसके, इसमें देखते हैं, अभियोग। देखो अभियोग में अभी क्या है, उपसर्ग है, अभी क्या है, उपसर्ग है। अपमान, अपमान, तो अप क्या है, उपसर्ग है। व्यायाम, इसमें कोई व्यायाम, इसमें कोई उपसर्ग नहीं, कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय कोई भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप मुझे बताना, मैंने यहाँ लिखा तल्लीन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, तल्लीन। तो आप मुझे इसमें उपसर्ग ढूंढ के बताना, इसमें उपसर्ग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उपसर्ग क्या बताओगे, उपसर्ग ज़रूर बताना इसमें से। ठीक है, इसमें मुझे बताना कि उपसर्ग को क्या है ना। नहीं पता हो तो वो भी लिख देना, मैं कमेंट में बता दूंगा प्लीज़, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है। मतलब पहले वो जातिवाचक मतलब एक जाति को बताती थी, एक समूह को, एक कास्ट को बताती थी वो, है ना। जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुढ़ापा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बुढ़ापा एक जाति है, मतलब एक एज। जैसे जवान, तो सारे जवानों को बताया जा रहा है, बुढ़ापा मतलब जितने भी सारे बूढ़े लोग हैं उनको बताया जा रहा है। तो एक जाति को बताया जा रहा है, एक समूह को। तो बुढ़ापा क्या है, एक भाव है ना, एक भाव है जो इंसान को आ जाता है, सफ़ेदी आ जाती है ना। और वो बोलने कम लग जाते हैं, धीरे बोलते हैं, तोतलाते हैं। तो ये उनका भाव रहते हैं, भाव कम हो जाते, व्यक्त करते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, बुढ़ापा। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो बस यहीं तक हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन। ठीक है, और भी मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। आपको मैं 12 मार्च तक वीडियो अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, मतलब आपकी 10 मार्च तक मैं अच्छे से तैयारी करवा दूँगा, बिल्कुल अच्छे से। तो आप प्लीज़ जितने भी मेरी वीडियो हैं वो सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने ओल्ड पेपर भी 5 पेपर मेरे ओल्ड डले हुए हैं इस चैनल पर, ओल्ड पेपर, उनको भी अच्छे से आप कर लीजिएगा। अभी मैंने मैथमेटिक्स नहीं कराया है, वो भी मैं करवाऊँगा, है ना।
तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करते हो तो उसी से मैं मोटिवेट होता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके सारे व्यूज़ भी देखता हूं, है ना, सब्सक्राइबर्स भी देखता हूं, सब कुछ मैं देखता हूं, है ना। तो वो कब बढ़ते हैं, जब आप उनको शेयर करोगे इस वीडियो को। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं भी और वीडियो अच्छे अच्छे बनाने के लिए तैयार रहूँगा। मेरा भी मन करेगा कि यार चलो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, चलो बनाते हैं अच्छी वीडियो, और अच्छी वीडियो बनाते हैं और अच्छे क्वेश्चन डालते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। तो मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ऐसी वीडियो मैं रोज़ डालता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।